दोस्तों, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में प्रकाशित हुई अरुंधति रॉय की डेब्यू नॉवेल है जो केरल के काल्पनिक आयमेम गांव की पृष्ठभूमि पर बुनी गई है। यहाँ जुड़वां बच्चे राहेल और एस्था की जिंदगी लव लॉज यानी प्रेम 1996 में प्रकाशित हुई अरुंधति रॉय की डेब्यू नॉवेल है जो केरल के काल्पनिक आयमेम गांव की पृष्ठभूमि पर बुनी गई है। यहाँ जुड़वां बच्चे राहेल और एस्था की जिंदगी लव लॉज यानी प्रेम के उन कठोर नियमों से टकराती है जो समाज, जाति और इतिहास ने बनाए हैं। ये नियम बताते हैं कि किसे प्यार करना चाहिए, कैसे प्यार करना चाहिए और कितना प्यार करना चाहिए। लेकिन क्या अगर ये नियम टूट जाएं तो क्या होता है? अरुंधति रॉय, जिन्हें हम पर्यावरण कार्यकर्ता, नर्मदा बचाओ आंदोलन की आवाज और साहित्य की बागी बेटी के रूप में जानते हैं, ने इस किताब से ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाई। बुकर प्राइज जीतने वाली ये पहली भारतीय नॉवेल है जो इतनी गहरी सामाजिक टिप्पणी करती है जातिवाद की जड़ें, उपनिवेशवाद के निशान, परिवार के बंधनों की मार और सबसे ऊपर उन छोटी छोटी चीजों की ताकत जो जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती हैं। रॉय ने एक इंटरव्यू में कहा था, पैराफ्रेज्ड, ये किताब मेरी नहीं बल्कि उन लाखों आवाजों की है जो दबाई जाती हैं दलितों की, औरतों की, बच्चों की। किताब नॉन लीनियर स्ट्रक्चर वाली है, यानी कहानी आगे पीछे उछलती है जैसे यादें एक नदी की लहरों में बहती हुई। आज हम इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझेंगे, लेकिन बुक की स्टाइल, वो जादुई रियलिज्म, मलयालम इंग्लिश मिक्स को भी हाईलाइट करेंगे। कहानी मुख्य रूप से 1969 के आसपास सेट है, लेकिन 1993 की वर्तमानता में भी झांकती है, जहां वयस्क हो चुके किरदार अपने अतीत से जूझते हैं। मुख्य किरदार राहेल और एस्था, जुड़वां भाई बहन, उनकी माँ अम्मू, दादी मामाची, चाचा चाको, बेबी कोचम्मा और वेलुथा, एक दलित मजदूर जो कहानी का दिल है। ये सभी स्मॉल थिंग्स के शिकार हैं। एक मुस्कान, एक स्पर्श, एक झूठ। केरल का बैकग्राउंड भी खास है। 1960 से 70 के दशक में कम्युनिस्ट आंदोलन चरम पर था। जाति व्यवस्था अभी भी मजबूत और अंग्रेजी प्रभाव से हाइब्रिड कल्चर। रॉय ने कहा, केरल स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग के नियम भी नर्क पैदा करते हैं। कहानी शुरू होती है 1993 से, जब 31 साल की राहेल आईएमएम लौटती है। उसे पता चलता है कि उसका जुड़वां भाई एस्था, जो बचपन में ही अलग हो गया था, भी घर आ गया है। दोनों ने एक दूसरे को सालों से नहीं देखा। यह रियूनियन दर्द भरा है क्योंकि उनके बीच एक अनकही उदासी लटक रही है, वो डरावना दुख जो किताब का रेफरेन है। लेकिन जल्दी ही फ्लैशबैक में हम 1969 पहुंच जाते हैं। वो साल जब सब कुछ बदल गया, जब छोटी बातें बड़ी त्रासदी बन गईं। 1969 में 7 साल के राहेल और एस्था अपनी कजिन सोफी मोल के फ्यूनरल पर हैं। सोफी मोल चाचा चाको की बेटी, इंग्लैंड से आई थी और सिर्फ 9 साल की थी। फ्यूनरल के दौरान राहेल की कल्पना उड़ान भरती है। वो सोचती है कि कैथेड्रल का पेंटर गिर पड़ा है और उसका खून रहस्य की तरह बह रहा है, लाल रंग की नदी बनकर। वो सोफी को जिंदा देखती है, कफिन में चिल्लाती हुई, हाथ पैर मारती हुई। ये इमेजरी किताब की खूबसूरती है, बचपन की मासूमियत में छिपा डर। ट्रेन में लौटते वक्त उनकी माँ अम्मू ट्रांस में है, बड़बड़ा रही है, वो मर गया, मैंने उसे मार डाला। बच्चे समझ नहीं पाते, लेकिन दर्शक को संकेत मिल जाता है। ये एक माँ का अपराध बोध है। अब पीछे चलते हैं, परिवार का विस्तृत परिचय। मामाची, दादी, जो पैराडाइज पिकल्स एंड प्रिजर्व्स फैक्ट्री चलाती हैं, युवावस्था में वायलिन बजाती थीं, लेकिन पति जोसेफ की घरेलू हिंसा से आंखें खराब हो गईं। मामाची का जीवन बलिदान का प्रतीक है। वो फैक्ट्री को बचाने के लिए सब कुछ सहती हैं, लेकिन अंदर से टूट चुकी हैं। फिर चाको, उनका बेटा, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ इंटेलेक्चुअल, लेकिन अब आलसी और विद्रोही। वो अपनी एक्स वाइफ मार्गरेट कोचम्मा से सोफी मोल को बेहद प्यार करता है, लेकिन उसका अतीत दर्दनाक है। मार्गरेट का पहला पति मर गया, फिर चाको से शादी, लेकिन वो भी टूट गई। चाको का वाइटनेस कॉम्प्लेक्स अंग्रेजी प्रभाव से ऊंची नाक किताब की उपनिवेशवाद क्रिटिक है। अम्मू बेटी, जो पिता बाबू से शादी करके तलाकशुदा है। अम्मू मजबूत विद्रोही औरत है, लेकिन समाज की नजरों में टूटी हुई तलाकशुदा मां के रूप में। उसका बैक स्टोरी, बचपन में पिता की पिटाई, शादी में धोखा। वो कहती हैं, मैंने प्रेम के लिए सब कुछ खो दिया। बेबी कोचम्मा, ग्रैंड आंट, जो जवानियों में प्रेम में असफल हुई एक राजकुमार से प्यार, लेकिन अस्वीकृति। अब कड़वी टीवी देखती रहती हैं और परिवार पर कंट्रोल रखती हैं।
राहेल और एस्था, दे ट्विंस, टेलीपैथिक बॉन्ड वाले। एस्था शांत, गाना गाता है लेकिन अंदर से संवेदनशील। राहेल विद्रोही, कल्पनाशील। घर में वेलुथा काम करता है, एक परवान, दलित लेकिन होशियार मिस्त्री जो मशीनें ठीक करता है। बच्चे उसे वेलुथा कोचम्मा कहते हैं, सम्मान से। वेलुथा का बैक स्टोरी, गरीबी लेकिन कम्युनिस्ट आंदोलन से प्रभावित, वो बदलाव का सपना देखता है। एक दिन सोफी मोल आने वाली है, परिवार एयरपोर्ट जाता है। रास्ते में कम्युनिस्ट रैली मिलती है, केरल की 1969 राजनीति का जीवंत चित्रण। बेबी कोचम्मा को शर्मिंदा होना पड़ता है जब मार्चर्स उन्हें स्लोगन बोलने को मजबूर करते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। राहेल को लगता है वो वेलुथा देख रही है भीड़ में। एयरपोर्ट पर सोफी को देखकर सब खुश, लेकिन राहेल की ड्रेस गंदी हो जाती है। उसे डांटा जाता है, छोटी बात, लेकिन अपमान की शुरुआत। रात पहले थिएटर में जाते हैं। एस्था जोर से गाता है रैम्बलिन बॉय, उसे बाहर भेज दिया जाता है। वहां कन्फेक्शन वाला उसे मोलेस्ट करता है, एस्था का पहला ट्रॉमा। राहेल मां से झगड़ती है, अम्मू कहती हैं जब तुम किसी को चोट पहुंचाते हो वो तुमसे थोड़ा कम प्यार करने लगता है। ये लाइन किताब का दिल है, प्यार की नाजुकता। ये बात राहेल को तोड़ देती है, वो रोती है। वर्तमान में राहेल कॉमरेड पिल्लई से मिलती है, कम्युनिस्ट लीडर जो अब भ्रष्ट हो चुका। वो पुरानी फोटोज दिखाते हैं जिसमें सोफी भी है। ये फ्लैशबैक ट्रिगर करता है। अम्मू की मौत याद आती है, वो 31 की उम्र में जॉब इंटरव्यू पर मर जाती हैं, अकेली, दिल का दौरा। राहेल क्रिमेटोरियम में उनका शरीर देखती है, सोचती है चीजें एक दिन में बदल सकती हैं। ये रेफरेंट किताब भर घूमता है, याद दिलाता कि स्मॉल थिंग्स कितनी पावरफुल हैं। सोफी मोल का आगमन और गुप्त प्रेम की शुरुआत। सोफी मोल का वेलकम पार्टी धूमधाम से होता है, केक कटता है, गाने गाए जाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू मलयालम ट्विस्ट के साथ। अम्मू वेलुथा को पहली बार मर्द की नजर से देखती है, उनकी नजरें मिलती हैं, वो स्पार्क, वो बिजली। बाद में वो गुप्त मिलते हैं नदी किनारे। अम्मू और वेलुथा का अफेयर शुरू होता है। वेलुथा दलित है, अम्मू सैयद, ऊंची जाति। ये लव लॉज का घोर उल्लंघन है, लेकिन उनके पल मीठे हैं। हाथ पकड़ना, कल कहना, नदी में कूदना। रॉय लिखती हैं, पैराफ्रेज्ड, उनके स्पर्श में था वो जादू जो हिस्ट्री को भूलने पर मजबूर कर देता। बच्चे फैक्ट्री में खेलते हैं, वो हिस्ट्री हाउस जाते हैं, पुराना हट जहां परवानों का इतिहास है। अंग्रेजों के समय का एस्टेट अब जंगल में सड़ता। वेलुथा का लकवाग्रस्त भाई कट्टरन मिलता है, नाव ठीक करने का तरीका बताता है। कट्टरन का किरदार गहरा है, वो बोल नहीं सकता लेकिन आंखों से क्रांति बोलता है। अम्मू सपने देखती हैं, एक बाहें वाले मर्द से प्यार, समंदर में डूबते हुए, लेकिन जागते ही हकीकत, समाज का डर। चाको का बैक स्टोरी विस्तार से। वो मार्गरेट से शादी करता है, लेकिन जो हाय तो मार्गरेट का दूसरा पति की कार एक्सीडेंट मौत के बाद मार्गरेट सोफी को लेकर भारत आती है। चाको सोफी को स्पॉइल करता है, उसे व्हाइट प्रिंसेस मानता है, उपनिवेशवाद का आईना। लेकिन अंदर से चाको टूटा है, फैक्ट्री को कम्युनिस्टों को बेचने की धमकी देता है। केरल कनेक्शन। 1969 में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में थी, लेकिन जाति विभाजन मजबूत। वेलुथा का अफेयर सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि राजनीतिक विद्रोह। एक दिन वेलुथा का बाप वेल्या पापेन मामाची के पास आता है। वो अफेयर का राज खोल देता है, गंदे कपड़ों से साबुन की खुशबू। मामाची गुस्से में वेलुथा को भगाती है, पीटती है, चाकू से घायल करती है। बेबी कोचम्मा मौका देखती है पहले कम्युनिस्ट वाली शर्मिंदगी का बदला लेने को। वो पुलिस जाती है, झूठ बोलती है कि वेलुथा ने अम्मू को रेप किया। मामाची वेलुथा को फैक्ट्री से निकाल देती है। वेलुथा कॉमरेड पिल्लई के पास जाता है, लेकिन वो मदद नहीं करता, पार्टी की राजनीति पहले। अब सोफी मोल की मौत का टर्निंग पॉइंट। बच्चे अम्मू से डांट खा लेते हैं सोफी को डर्टी एंग्लो कहने पर। राहेल एस्था सोफी को साथ लेकर नाव पर हिस्ट्री हाउस भागते हैं। नाव उलट जाती है, सोफी डूब जाती है। बच्चे रात भर ढूंढते हैं, थक कर हिस्ट्री हाउस में सो जाते हैं। वेलुथा अंदर सो रहा होता है, अम्मू से मिलने आया। सुबह पुलिस आती है। बेबी कोचम्मा के झूठ पर वेलुथा को पकड़कर मारते हैं, कस्टोडियल टॉर्चर, हड्डियां तोड़ते हैं। बच्चे सब सुनते हैं छिपे हुए। बाद में पुलिस चीफ को सच पता चलता है। वो बेबी कोचम्मा को धमकाता है, या तो बच्चे टेस्टिमनी दें कि वेलुथा ने किडनैप किया, वरना फॉल्स केस। बेबी बच्चों को ब्लैकमेल करती है, तुमने सोफी को मारा, अम्मू जेल जाएगी, तुम अनाथ हो जाओगे। एस्था को मजबूर होकर टेस्टिमनी देनी पड़ती है वेलुथा के मरते शरीर के सामने। अस्पताल में ये सीन हार्ट ब्रेकिंग है।
वेलुथा की आंखें एस्था से कहती हैं, मैं निर्दोष हूं, तू जानता है। लेकिन एस्था चुप रहता है। ट्रॉमा से अम्मू को भी गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन वो भाग जाती है। वेलुथा से आखिरी मुलाकात। वेलुथा मर जाता है पुलिस की पिटाई से। फ्लैशबैक में अम्मू वेलुथा के पल विस्तार से, नदी किनारे चुंबन, कल कल का वादा, अम्मू का बाल खोलना। आखिरी रात अम्मू पीछे मुड़कर कहती हैं, कल। लेकिन कल कभी नहीं आता। रॉय लिखती हैं, प्रेम के टुकड़े इतने छोटे थे कि उन्हें इकट्ठा करना नामुमकिन था। यह अफेयर सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि जातिवाद के खिलाफ विद्रोह है। अरुंधति दिखाती हैं कि छोटे पल कितने ताकतवर होते हैं। केरल में आज भी अंतरजातीय विवाह मुश्किल। सोफी की मौत के बाद परिवार बिखर जाता है। एस्था को बाबू के पास भेज दिया जाता है, रिटर्न गिफ्ट कहकर, जैसे कोई सामान। राहेल अम्मू के साथ रहती है। अम्मू बीमार पड़ती हैं, समाज उन्हें पतित कहता है, घर से बहिष्कृत। वो कहती हैं, मैंने वेलुथा को मारा क्योंकि मैंने प्यार किया, प्रेम ही मेरा अपराध था। आखिरकार अम्मू मर जाती हैं अकेली, बिना किसी के। राहेल क्रिमेटोरियम में अकेली खड़ी सोचती है कि माँ का शरीर एक छोटी सी चीज बन गया। एस्था लौटता नहीं अमेरिका चला जाता है, लेकिन ट्रॉमा से बोलना भूल जाता है। राहेल अमेरिका जाती है, शादी करती है, लेकिन तलाक हो जाता है। 1993 में दोनों मिलते हैं। मामाची मर चुकी, फैक्ट्री बंद, जंगल में बदल गई। बेबी कोच अम्मा अभी भी कड़वी लेकिन कमजोर, टीवी पर पुरानी फिल्में देखती। राहेल एस्था अम्मू के कमरे में मिलते हैं। उनके बीच डरावना दुख, वो सेक्स करते हैं, लेकिन ये पैशन नहीं बल्कि खोई हुई एकता का दर्द है, बचपन का बॉन्ड टूटा हुआ। ये सीन कंट्रोवर्शियल है, लेकिन किताब में ये स्मॉल थिंग्स का क्लाइमेक्स टूटे रिश्ते का मरम्मत का असफल प्रयास। रॉय ने डिफेंड किया, ये इंसेस्ट नहीं बल्कि ट्रॉमा का प्रतीक है। फ्लैशबैक, बचपन के खेल, एस्था का एस्टा बनना, ट्रॉमा से नाम बदलना, राहेल का विद्रोह स्कूल में। कम्युनिस्ट मूवमेंट का बैकग्राउंड, केरल की राजनीति जहां वोट जाति पर निर्भर। वेलुथा का भाई, कट्टन का दर्द लकवा लेकिन ज्ञान। वो साइन लैंग्वेज में क्रांति सिखाता। थीम्स विस्तार, लव लॉज, प्रेम को बांधना, जैसे अम्मू वेलुथा का। स्मॉल थिंग्स, एक नजर, एक स्पर्श जो जिंदगी बदल दे। उपनिवेशवाद, अंग्रेजी प्रभाव, चाको का एंग्लो सैक्सन होना, सोफी का व्हाइटनेस। जातिवाद, वेलुथा को ब्लैक वॉच कहना, दलितों का बहिष्कार। उदाहरण, नॉट नाउ लेटर। अम्मू का वादा जो कभी पूरा नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ प्लॉट नहीं बल्कि केरल समाज का आईना है। जाति, वेलुथा अम्मू का प्रेम असंभव क्यों? क्योंकि हिस्ट्री हाउस हिस्ट्री दोहराती है पुरानी जमींदारियां, नई क्रूरता। परिवार, अम्मू का बलिदान मां के रूप में, चाको का अहंकार भाई के रूप में, बेबी कोचम्मा की ईर्ष्या। बचपन, जुड़वां का बॉन्ड, लेकिन ट्रॉमा से टूटा एस्था का साइलेंस, राहेल की कल्पनाएं। जेंडर, औरतें अम्मू, मामाची हमेशा बलिदान। संदेश, छोटी चीजें बड़ी क्रांति लाती हैं। अरुंधति कहती हैं, इंटरव्यू से पैराफ्रेज्ड, प्रेम को आजाद करो वरना वो तुम्हें कैद कर लेगा। बुकर जीतने के बाद रॉय ने कहा, यह किताब मेरी नहीं, उन लोगों की है जो लव लॉज तोड़ते हैं, दलित, महिलाएं, बच्चे में। आज के संदर्भ, भारत में अभी भी जाति, जेंडर बायस, मी टू मूवमेंट। केरल में सुधार हुए लेकिन ग्रामीण इलाकों में वही। तो दोस्तों, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स सिखाती है, छोटी बातों का सम्मान करो वरना वो तुम्हें निगल लेंगी। प्रेम, जाति, परिवार, सब स्मॉल थिंग्स से जुड़े। अगर पसंद आया, लाइक, कमेंट में अपनी फेवरेट लाइन शेयर करें। धन्यवाद। टाइम इक्वल्स 2 सेकंड।